अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आपका शुक्रिया आपने वक्त निकाला अपनी मसरूफियत में से फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के लिए। नाज़रीन, इट्स अ बिग डे फॉर मी एंड फ़याज़ वलाना ऑफिशियल के लिए कि आज हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं बहुत तवील वक्फे के बाद पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ी जनाब शाहीन साहबाई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। आपको भी और आपके सारे देखने वाले सुनने वालों को मेरा दोबारा बहुत बहुत सलाम और बहुत बहुत गुड विशेस। बहुत अरसे के बाद मैं आपसे फिर ज्वाइन कर रहा हूँ और उसकी वजह मैं आपको फिर अभी बता देता हूँ कि क्या क्या हुआ और कैसे सर पहले हुआ। तो सर बहुत बहुत मुबारकबाद बाली सेहत की। आप गालबन 5-6 महीने आउट ऑफ टच रहे हम सब लोगों से, अपने फैन से, हमारी ऑडियंस से। लेकिन इस दौरान लोग यकीन माने आपके लिए दुआएं मांग रहे थे, दुआएं कर रहे थे, बार जी बार जी पूछ जी रहे जी थे। मैं बिल्कुल। आपके ट्वीट्स पे तस्वीर आपकी लगाता था, आपके ट्वीट्स को रीशेयर करता था या आपका कहीं जिक्र आ जाता था तो लोग कमेंट सेक्शन में आपकी बहाली सेहत के लिए दुआएं करते थे। उनका बहुत शुक्रिया जिन्होंने आपके लिए दुआएं की हैं। उन डॉक्टर्स का शुक्रिया जिन्होंने इतनी मेहनत से आपको एक क्रिटिकल सर्जरी के उस प्रोसेस से गुजारा। रियली मैं खुश हूँ, मेरी ऑडियंस खुश है। और कमेंट सेक्शन में आप देखिएगा कि लोग अपने इजहार करेंगे मोहब्बत का। लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए कि जब मैं कहता हूँ पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ी तो यकीन माने पाकिस्तान का जो सहाफ़ती कैनवस है उस पे हारून रशीद साहब हैं, आप हैं, 2 4 6 बंदे मिलते हैं जो सीनियर हैं और अपनी सीनियरिटी की लाज भी रख रहे हैं। वरना राइट। ऐसे भी बहुत सारे हैं जिन्होंने अपनी सीनियरिटी को टके टोकरी कर दिया है, मिट्टी में मिला दिया है। क्योंकि हम्म, दरमियान में सेंटर लाइन पे बैठ के कोई बंदा बात करने वाला बचा ही नहीं। या वो राइट एक्सट्रीम पे चले जाते हैं या लेफ्ट एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। हम कहते हैं राइट इन और लेफ्ट इन भी हो जाएं फिर भी काबिल कबूल हैं। लेकिन ये लोग तो बाकायदा हम्म। ठेके ले लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, और पॉलिटिकल पार्टीज तो अब रही नहीं, अब तो सियासी जत्थे हैं पाकिस्तान में। तो वार्म वेलकम सर, बहुत शुक्रिया। सर अब बताएं आपका। पहले तो मेरा आपको भी और आपके सारे देखने वाले सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी दुआओं का ये सर है। बिल्कुल मैं तो ये समझता हूँ कि जी जितने लोगों ने मुझे दुआएं दी, वेल विशेस दी और मुझे मैसेजेस भेजे डायरेक्टली भी और लिख के भी। मुझे अचानक ये हुआ था, असल में फरवरी में मेरे आखिरी प्रोग्राम मैंने किया था जी और उसके बाद फिर डॉक्टर्स ने कुछ मेरा टेस्ट वगैरह कर रहे थे, वो कुछ और चीज का गले का कर रहे थे, तो वो उनको कोई ब्रेन में कोई शक हुआ कि कोई चीज है, उसको उन्होंने चेक करना शुरू किया। फिर वो ट्यूमर निकल आया। ट्यूमर मतलब कोई ग्रोथ ग्रोथ की कोई कुछ चीज जो बढ़ रही थी, वो उसको उन्होंने देखा, उसको उन्होंने कहा ये तो बड़ी परेशान करने वाली चीज है। फिर उसको उन्होंने मॉनिटर किया 2-3 महीने, दवाएं शवाएं दी, उससे कोई फायदा नहीं हुआ, वो बड़ा होता जा रहा था। जी फिर उन्होंने मुझे कहा कि जी अप्रैल में कि जी अब आप तैयार हो जाइए, आपको हम आपका ऑपरेशन करेंगे, उसके बगैर ये नहीं निकलेगा। और उसने मेरी जिंदगी में और मेरी वर्किंग ऑफ बॉडी में बहुत यानी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर दिए थे। यानी अब लोगों को हो सकता है आइडिया ना हो, और जी बहुत से लोगों को इस किस्म के प्रॉब्लम्स होते भी हैं। जी तो मैंने सोचा कि आपको मैं बहुत ब्रीफली बताऊं कि अगर इस किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप भी जरा अटेंशन पे करें, उसकी तरफ गौर करें कि ये क्यों हो रहा है। बसन ये कि आपका वजन एकदम अचानक बहुत बढ़ना शुरू हो जाए, ठीक। यानी बगैर कोई ऐसे खाए पिए जो आप नॉर्मल खा पी रहे हैं, नॉर्मल आप लाइफ कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन वजन आपका जो है वो, मेरा वजन कोई तकरीबन हफ्ते में 4-5 पाउंड जो है वो बढ़ जाता था मेरे। यानी 190 था शुरू में, और कोई महीने के बाद कोई 220 तक वो पहुंच गया था। अच्छा। जी हाँ। यानी कोई 20-25 पाउंड वो एकदम। तो वो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, हालांकि मैं कोई ज्यादा इतना खाता भी तो वो नहीं हूँ, ज्यादा कोई मुर्गन या ये वो अपना कंट्रोल में। जी फिर एक ये हुआ, फिर मेरी जो हाथ और ये जो है ये उन्होंने देखा कि जी ये आपके वो हो रहे हैं, जरूरत से ज्यादा ये बड़े हो रहे हैं। वो अच्छा मैंने कहा क्या मतलब है आपका? कहने लगे जी ये एक होता है, उसका मेडिकल टर्म है एक्रोमेगाली। अच्छा वो ग्रोथ, आपका जो हार्मोन होते हैं ग्रोथ के, जो आपके बॉडी को कंट्रोल करते हैं, जो बड़े, वो अगर ज्यादा तेज काम करने लगे तो आपके जो ये लिम्स है, ये जो उंगलियां हैं, ये हाथ है, नाक है, मुंह, ये एकदम बहुत तेजी से। तो मैंने कहा उसकी मिसाल कहने लगे जी, आप मिसाल ऐसा लोगों को समझाने के लिए दे दें कि जैसे आलम चन्ना था। अच्छा। ठीक। आलम चन्ना के बचपन में अगर उसको ये पता चल जाता कि जी ये प्रॉब्लम है तो वो कंट्रोल हो जाता, लेकिन नहीं पता चला तो वो
8-10 फुट का हो गया बिल्कुल सही। क्योंकि वो बहुत ज्यादा उसकी ग्रोथ हो गई, और जी फिर वो बेचारा बच भी नहीं सका, यंग यंग उसमें। जी, डेथ हो उन्होंने गई। कहा इस तरह का जो इश्यूज होते हैं वो, तो वो उन्होंने कहा कि जी ये भी है इसी की वजह से, और ये सारा एक ही दिमाग का जो हमारे ब्रेन में, ये ब्रेन जो हमारा कंप्यूटर है सर, आज तक मैं यानी किसी और बात पे आप अपने अल्लाह ताला पे और उन पे यकीन करें ना करें, लेकिन जब इसको आप देखते हैं सोचते हैं तो आपको यकीन आया था कि यार ये कोई और नहीं कर सकता, इतना सा ब्रेन है आपका, और जी इतनी जबरदस्त उसमें फंक्शंस हैं और इतनी जबरदस्त उसकी कंट्रोल्स हैं कि कोई मैन मेड कंप्यूटर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो कुछ कर ही नहीं सकते, कंट्रोल कर नहीं सकते। बिल्कुल। एक छोटा सा वो जो आपका दिमाग में जो है वो ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं उसको, जी वो सारी आपकी बॉडी की कंट्रोल करता है कि जी आपने बैठना कहाँ है, उठना कब है, चलना कब है, खाना कब है, यानी आंखें कब खोलनी है, रोना कब है, पीना कब है, यानी सारी हर चीज वो कंट्रोल करता है। मतलब आप हाथ उठाते हैं तो वहां से ऑर्डर आता है, जब के ऊपर अगर कोई चीज ट्यूमर अगर आ गया तो वो पे सारे फंक्शन जो है ना गड़बड़ डिस्टर्ब हो हो गए। जाएंगे। जी तो वो मेरे साथ हो रहा था, तो फिर उन्होंने कहा जी आपको निकालना पड़ेगा, तो मैंने कहा जी निकालना, मैं तो वैसे ज्यादा परवाह नहीं करता, मैं कहता हूँ चले जी तो वो उन्होंने कहा जी ऑपरेशन होगा, मैं हो जाए। मुझे नहीं पता था कि ये इतना सीरियस ऑपरेशन होगा। मैं कहा जी। 2-3 घंटे 2 घंटे में ऑपरेशन होगा, 2-3 दिन में अपने घर जाके तो अपना नॉर्मल हो जाएगा। हालांकि तो आपके घर में भी डॉक्टर हैं, आपके साहबजादे जी माशाल्लाह हाँ डॉक्टर बिल्कुल, आसिम साहब वो भाई। सारे के सारे परेशान थे कि जी आप इतनी जल्दी कैसे ऑपरेशन करने पर तैयार हो गए, ब्रेन सर्जरी है भाई। मैंने कहा जी ब्रेन सर्जरी अब ये करने वाले करेंगे, उनको पता है, मैं क्या करूं भाई, अब कह रहे हैं होगा तो कुछ होगा मैं उन्हें बिल्कुल। रोक तो नहीं सकता, और ना मैं कुछ। तो 12 ले के वो चला गया, मैं हो गया, और उसके बाद उन्होंने ले गए, कर दिया, और जाके 6-7 घंटे का फिर वो ऑपरेशन करा। आजकल तो क्योंकि टेक्नोलॉजी है, वो काटते पीटते नहीं है, यानी पहले तो होता था ब्रेन काटेंगे आपका और खोलेंगे और फिर सर्जरी करेंगे, वो नहीं है। आजकल वो आपके उनके कैमरे और उनके छुरी चाकू जो है ना, वो सब आपके अंदर या ही। तो वेन में से डाल देते हैं, या आपके नाक में से, या गले में से, किसी न किसी तरह वो अंदर पहुंच जाते हैं, और उसको फिर कंप्यूटर पे ही वो सारा कुछ करते हैं। ठीक। तो वो उन्होंने मेरे गले के थ्रू जाके दिमाग में पहुंच के और उसके काट पीट करके सारा उसको काटा पीटा निकाला और सारा कुछ किया। कितने घंटे की सर्जरी थी सर? 6 घंटे लगे सर। अच्छा। मैं जब उठा मुझे तो नहीं पता चला, मैं तो बस सो गया था, और एनेस्थीसिया लेकिन आपको दिया हुआ फुल एनेस्थीसिया था बिल्कुल, और जब मैं उठा एकदम मुझे कितनी देर हो गई, कहने लगे जी हाँ आपको 10 मिनट बाद उठ गए आप। मैंने कहा अच्छा वो डॉक्टर थोड़े अच्छे थे, मजाक भी करते थे बेचारे, जी। नर्सें वगैरह बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने कहा जी आप बस फर्स्ट क्लास हो गया। तो 6 घंटे के बाद पता चला कि जी 6 घंटे तक वो करते रहे, उसके बाद उन्होंने सारा उसको निकाल वगैरह दिया, और फिर उन्होंने कहा जी जान अब आपका शुरू हुआ है, ये सर्जरी तो हो गई, ये हम्म। अगले जो 4-5 दिन है ना, इसमें हमें पता चलेगा कि जी हमने क्या किया है, कैसा किया है, ठीक हुआ है नहीं हुआ है, जो बाकी आपके सारे फंक्शन है पूरे के पूरे बॉडी के। वो है कि नहीं है, काम कर रहे हैं नहीं ठीक कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सब चीजें जो है ना, दिस इज। तो आईसीयू में उन्होंने मुझे 4-5 दिन रखा। अच्छा। ठीक। उन्होंने कहा ये आपको हर घंटे के बाद आपका ब्लड का टेस्ट होगा, हर घंटे के बाद आपका अपनी चेकअप करेंगे कि जी यार यू ओके, हर घंटे के बाद आपसे आके हम वही सवाल पूछेंगे, वही आप उठे जी ये कितनी उंगली है, इधर देखें उधर देखें, आंखें काम कर रही हैं आपकी नहीं कर रही है, हाथ काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, आपका पेट काम कर रहा है नहीं कर रहा, यानी हर चीज के वो फंक्शन जो होता है बॉडी का, जी वो जी। उन्होंने हर घंटे के बाद चेक करना था। ठीक। वो बड़ा, और फिर उसके दौरान में फिर मुझे काफी वो होती है उसमें, एनेस्थीसिया के भी इफेक्ट है। एनेस्थीसिया जब खत्म होता है तो पेन भी होता है, पेन के साथ फिर वो जो चीजें बॉडी के अंदर होती हैं वो बाहर भी आप वो करते हैं, वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होती है उसमें, ब्लड जी की वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होती है, तो वो बड़ा एक देखने की अजीब गरीब सूरत हाल होती है। मगर मैंने कहा चले 5-6 घंटे तक उन्होंने, पहले जो थे वो तो बहुत मुश्किल थे मेरे लिए भी, मगर उन्होंने बड़ा जबरदस्त लगा के सब चीजों पे कंट्रोल कर लिया, और कहा कि जी अब बस। आप लेट के हम ऑब्जर्व करेंगे 4 दिन तक। फिर उन्होंने बहुत जबरदस्त उन्होंने ऑब्जर्व किया,
अच्छा। एवरीथिंग वेंट बैक टू स्लोली नॉर्मल, हर चीज होती गई ठीक है, हाथ पाँव भी चल रहे हैं, आंखें भी चल रही हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा आंखों की जो नर्व है ना वो बहुत ही करीब है उसके, तो अगर जरा सा भी कुछ हाथ यूं भी लग जाए ना तो वो आंखों का गड़बड़ हो जाता है मामला। वो उन्होंने चेक करना था बहुत ज्यादा। फिर बॉडी में आपके नमक कितना है, तो शुगर कितनी है, तो पोटेशियम कितना है, तो ये कितना है, वो कितना है, हर चीज का कंट्रोल वो जो वही है। बिल्कुल। वो हर घंटे के बाद चेक करना है कि ये क्या चीज बढ़ रही है, क्या कम हो रही है, वो इस तरह वो चलता रहा। पर अच्छा। अल्लाह का शुक्र है, दुआओं का असर है सबकी, कि वो सारा कुछ हो गया। अ, फिर बोली उन्होंने कहा कि जी अब आप घर जाएंगे। 4-5 दिन के बाद उन्होंने मुझे घर भेजा, आराम से रेस्ट करें, कोई आपने उठना बैठना नहीं है, जल्दी नहीं करनी है, भाग दौड़ नहीं करनी है। हत्ता कि यहाँ तक कहा कि जी छींक नहीं लेनी है अच्छा। खांसना नहीं है ठीक सर। कि तो आपका ये पूरा जो पूरा सिस्टम यहाँ का जो था ना, वो उन्होंने अंदर काटा पीटा था, तो उन्होंने कहा इसको धक्का नहीं देना है, कुछ थप्पड़ नहीं हम्म मारना है, हुक्का नहीं मारना है, हम्म कुछ नहीं करना है, बस आराम से इसको लेके बैठे रहे, आराम से टीवी देखे, लिखना पढ़ना कोई अभी नहीं करना है, बिल्कुल आपने फोकस नहीं करना है, तो बस उनके जो भी डायरेक्शन से खैर मैं करनी थी वो होता रहा, और इंशाल्लाह वो सारा कुछ हो गया। बड़े उसमें मिस भी करता था मैं, खबरें वबरें तो खैर टीवी पे लगे होते सुन लेता था, मैं मगर यही ये सर आपसे पूछ रहा था कि उन्होंने जब आपको कहा कि आपने ट्विटर भी नहीं यूज करना, प्रोग्राम भी नहीं हाँ करने, और बोलना भी नहीं ऊंचा, वजन भी नहीं उठाना, और आप एक बंदा जिसने सारी जिंदगी मीडिया में 50-55 साल गुजारे हो, आप मीडिया से, अपने फैन से, अपने लोगों से इंटरेक्ट करने से 4-5 महीने, फरवरी में आखिरी हमने प्रोग्राम किया था और अब इट्स एंड ऑफ जुलाई, तो जी, 5 महीने ये किस तरह आपके गुजरे? बहुत मुश्किल में आपके गुजरे होंगे। बस उन्होंने मुझे कहा था कि आप अगर कुछ लिखना चाहे पढ़ना चाहे तो आप किसी और को बोल दें, वो आपकी तरफ से लिख दे पढ़ दे, वो आप मतलब फोकस ऐसा ना करें कि आपके जहन पे और हेड पे, खासकर ये नोज का एरिया जो है ना, इस पे प्रेशर आए, यानी झुके, बिल्कुल आप झुक नहीं सकते नीचे, अच्छा। कोई चीज नीचे से उठा नहीं सकते आप, यानी उन्होंने कहा जी चाय का कप आप हाथ में रख सकते हैं, नीचे झुक के आप चाय नहीं उठा सकते ठीक ठीक। यानी इस तरह की कोई जो उन्होंने एहतियात बताई थी। जी। तो वो बहुत उन्होंने कहा ये सबसे जरूरी है, क्योंकि ये सारा सारा सिस्टम जो है ये जब तक नॉर्मल नहीं होगा और हमें पता चलेगा कि ये हर चीज काम आपकी सही कर रही है, उस वक्त तक हम आपको क्लीन चिट नहीं दे सकते कि जी हमने ठीक किया है या हमने क्या किया है या नहीं किया। तो वो अब अल्लाह का शुक्र ये है कि दुआओं का भी असर है कि एवरीथिंग वेंट फाइन, आस्ता 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 वो होता गया। बिल्कुल। और बीच में एक बड़ा मजेदार वाकया भी हो गया मेरे साथ तो हॉस्पिटल में जी सर, जरूर शेयर करें, लोग जानना चाहते हैं। मैं जब 4-5 दिन उसमें आईसीयू में था, तो आपको तो पता ही है पाकिस्तान में हम लोगों का जो होते हैं केयर करने वाले और बेचारे वो स्टाफ। नर्सेज नर्सेज जो होती हैं, स्टाफ होता है, वो सब वो करते हैं, केयर वगैरह करते हैं, लेकिन यहाँ भी वो बहुत ही अच्छी नर्सेज, चार नर्सेज थी, 24 आवर्स हर वक्त कोई ना कोई उनमें से एक दो दो मौजूद होती थी। ठीक। तो 4-5 दिन तक तो मैंने कहा भाई ये इतना मेहनत मेरे साथ कर रही है, उनसे गपशप भी कभी लगती थी, कभी दोस्त वो भी, तो मैंने कहा यार भी बात सुनो। उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा जी अगर आपको इतनी आपने मेहनत की है, मुझे कोई आपको गिफ्ट विफ्ट देना हो तो कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगा, कोई मसला तो नहीं हो जाएगा जी। जी। तो खैर उन्होंने कहा सीरियसली नहीं लिया, उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। मैंने कहा चले। जिस दिन मैं वहां से जाके नॉर्मल वार्ड में जा रहा था, तो मैंने उनको एक गिफ्ट बना के दे दी। मैंने गिफ्ट क्या दे दिया, मैंने कुछ पैसे जमा किए हुए थे वहां पे लाके, मैं उसको उनको मैंने वो लिख के उनके नाम कहा कि जी ये आप अपने घर के क्या कुछ आपने ले जाना है इसमें, ये आप आपस में ले लें। जी। तो वो मैंने उनको दे दिए, और मैं अपने दूसरे वार्ड में चला गया, वहां पे फिर दूसरे नर्सेज स्टाफ था वगैरह। जी। वो जो मैंने उनको दिए, तो वो एकदम बात ऐसी फैल गई हॉस्पिटल में कि वो उनकी मैनेजमेंट तक पहुंची, अच्छा। और उन्होंने उसका नोटिस ले लिया, और उन सब नर्सों को लाइन हाजिर करके उन्होंने सामने खड़ा कर दिया कि जी आपने ये एक्सेप्ट क्यों अच्छा। किया ठीक। तो वो भी अब परेशान बेचारे। मैंने कहा भाई अच्छा खैर, मुझे तो पता नहीं था, मगर ये कि दूसरे दिन फिर एक मैनेजमेंट का एक सीनियर ऑफिसर मेरे पास आया, उन्होंने कहा जी ये आपने जो इनको गिफ्ट दिया है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, हमारी पॉलिसी नहीं है
और ये आप उनको नहीं दे सकते। वो जिस तरह मैंने उनको वो लिफाफा, मैंने कहा लिफाफा कल्चर यहाँ भी चलना चाहिए थोड़ा सा। वो लिफाफा जिस तरह मैंने उनको दिया था, उसी तरह वो लिफाफा उन्होंने मुझे लाके वापस देने का, जी ये लिफाफा अपना पकड़े और आप और ये काम ना करें। लेकिन सर यहाँ अमेरिका कनाडा में, इस वेस्टर्न वर्ल्ड में, यहाँ गिफ्ट लेना देने की होता है, लेकिन लिमिट होती है हर बंदे की। तो $100, $200 पर पर्सन, पर ईयर शायद 1000, 1200 की नहीं, लिमिट होती है। मैंने भी यही किया था कि वो चार नर्सेस थी, बड़ी अच्छी थी, तो उनको $150 के हिसाब से 500-600 बनते हाँ, थे वो। तो ये तो उनकी लिमिट के अंदर होना चाहिए 150। तो वो मैंने उनको दे दिया। अब वो हुआ ये कि जब मैंने उनको दे दिए तो वो दो नर्सेस तो ड्यूटी पे थी, दो बाहर थी, दो बाद में आई। फिर उन सबको पता चल गया, फिर वो एकदम बात फैल गई हर जगह। मैं जब दूसरे वार्ड में गया तो वहां की नर्सेस एकदम, जनाब मैं हैरान हो गया एकदम, मेरे ऊपर जनाब उनकी खिदमत करने को हर एक तैयार, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? पता चला कि जी वो उनको भी मालूम हो गया कि जी ये कोई गिफ्ट गिफ्ट अच्छा मिल जाएगा। जी जी जी। तो वो भारत, मगर ये कि वो उन्होंने कहा नहीं हमारी पॉलिसी नहीं है ये। और तो मैंने कहा देखिए मैंने अपनी तरफ से तो वो कर लिया था कि जी मैंने इनसे पूछ लिया था कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि प्रॉब्लम हो कंपनी बिल्कुल। की तरफ से। जी। तो उन्होंने कोई उस पर एतराज नहीं किया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्या छोटा सा गिफ्ट है यार, एक केक आ जाएगा। हाँ जी। सौ 150 डॉलर तो में आजकल एक यहाँ। एक पिज्जा खरीदे आप, तो यहाँ तो $100 में क्या होता है। बिल्कुल ऐसा। तो वो कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं ये आप नहीं कर सकते, और ये हो सकता है कि उनकी, मैंने फिर उनसे एक शर्त बना, मैंने कहा अच्छा जी फिर एक मैं शर्त पे वापस ले लेता हूँ कि आप उनके रिकॉर्ड में और उनके कैरियर में इस तरह की कोई बात नहीं लिखेंगे जो नेगेटिव हो हाँ, उनके उनकी लिए। फाइल में कोई चीज कि एंट्री नहीं डालेंगे मैंने आप। तो उनकी हेल्प करने की कोशिश की थी, उनके लिए कोई मुसीबत ना बन जाए। तो वो फिर उन्होंने कहा हाँ नहीं ठीक है कुछ नहीं होगा, तो वो चले मामला खत्म हो गया फिर। अच्छा, ये तो एक लर्निंग हो गई आपकी। और इसके अलावा कोई इस तरह के वाकयात, कोई कोई बस सर ऐसी चीज? बाकी तो बीमारी और ये जो सर्जरी जो खासकर है, इसके ऊपर जो मेरे दो तीन जो तजर्बे जो हुए ना, वो ये हुए कि जी आपने स्ट्रिक्टली डॉक्टर्स की जो ऑर्डर्स है उसको आपने फॉलो करना है। आपने ऊपर नीचे नहीं करना है इसमें, जरा सा भी अगर आपने किया तो वो, और खासकर इस तरह की डेलिकेट सर्जरी जब हो ना, टांग वांग टूट जाए या उसमें प्लास्टर लग जाए तो वो तो चले ठीक है, वो एक अपना उसका एक वो सिस्टम है, वो हो जाता है। जी जी लेकिन इस तरह की डेलिकेट सर्जरी जहाँ पे कि नर्व्स का मामला हो, न्यूरो सर्जरी हो, दिमाग का मामला हो, और बड़ी डेलिकेट सर्जरी 4-5 घंटे की हो, इसमें आपने ऑब्जर्व करना है। जो भी आपको डॉक्टर्स और नर्स कहते हैं, जिस तरीके से कहते हैं वो करना है। जरा सा भी आपने कोशिश की तो पहले 3 दिन मुझे उन्होंने कहा कि जी आपको इस सर्जरी की वजह से आपको यू शुड गो टू योर बाथरूम, अपने बाथरूम आपको बहुत ज्यादा जाना चाहिए, अच्छा। क्योंकि इसका ये होगा कि आपके जो वो प्रॉब्लम था उसको हमने निकाल दिया है। अब आपको बहुत ज्यादा, यानी आप बॉडी में आपको यानी यूरिन वगैरह जो है वो आपको बहुत ज्यादा पास करना चाहिए। ठीक। तो मैंने कहा जी ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है। 2 दिन तक मैं बाथरूम की जरूरत थी, मुझे नींद पड़ी, मैं लेटा ही रहा। अच्छा। तो वो फिर भागे भागे सारे आए गए जी क्यों क्या कर रहे हैं। मैं कहा, भाई मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसी जरूरत पड़ेगी तो मैं जाऊंगा। हम्म। तो उन्होंने कहा नहीं आप ये करें, इस तरह न करें, इस तरह करें। फिर मैंने जब वो शुरू किया तो वाकई फिर ये हुआ कि मैं दिन में 5-5 6 6 दफा मुझे जाना पड़ा, और बोतलें भर भर के। फिर तो वो उन्होंने कहा कि जी ये जरूरी है कि बिल्कुल। आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें इनकी गाइडलाइंस और उसको। तो वो भी सारा पानी, और जो एक्स्ट्रा वेट मेरा था वो एकदम 5-10 पाउंड 4-5 दिन में ही कम हो गया। ठीक ठीक। और तो वो फिर चलता रहा अपने, अल्लाह का शुक्र है कि फिर मैंने कुछ लिखना पढ़ना शुरू किया कि जी को मेरे लिखने पढ़ने की जो 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 कोशिश मैं करता हूँ उसमें बिल्कुल। कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी कि मैं कुछ और लिखूं और कुछ और ही लिख रहा हूँ। तो एक दोस्त को मैंने ईमेल भेजा, मैंने कहा जी मैं ये आपको मैसेज भेज रहा हूँ, मेरे साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और मैंने लंबी सारी उसको बना दिया ना। जी तो उनका मैसेज आया कि यार आपने इतनी लंबी क्यों भेजी है। मैं कहा जी मैं अपने आप को टेस्ट कर रहा था कि मुझे लिखना आता है कि नहीं आता। जी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आपने बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है। तो वो ऐसे चलता रहा इंशाल्लाह। अब ये कि
आपको सर ट्विटर की इजाजत कब मिली, ट्विटर इस्तेमाल करने की डॉक्टर्स की ट्विटर तरफ तो से? मुझे तो उन्होंने कहा कि जी आपका ट्विटर पे कोई और टाइप कर दे तो आप करते रहे, जो भी जो लिखना है आपने करा दें, खुद आप बैठ के ना करें क्योंकि फोकस करने में। मगर वो एक महीना पहले कम से कम मैं कुछ छोटा मोटा ट्वीट ट्वीट इधर उधर कर देता था, लेकिन पूरा लिखना मतलब है फुल अटेंशन नहीं था। अब ये कि उन्होंने 3 महीने तकरीबन हो गए तो उन्होंने कहा ना यू कैन जाए, लेकिन फिर भी ये कि आपने अवॉइड करना है कि जी आपने कोई झटका नहीं देना है, कोई मतलब वो ना हो बस ये, क्योंकि इसका सारा सिस्टम जो है ना वो बड़ा डेलिकेट होता है अंदर। और ब- को मुक्का बॉक्सिंग नहीं करनी है आपने, मैंने कहा जी बॉक्सिंग तो खैर करनी है, जब आप लिख के करें या ऐसे करें। नहीं सर, बहुत शुक्रिया, आप वापस आ गए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, खैर खैरियत से आपकी सर्जरी हुई। अब बॉक्सिंग की भी बात होगी, और जी जी मुक्के बिल्कुल। मुक्केबाजी जो पाकिस्तानी कौम के साथ कर रही है, ये मैंडेट चोर बंदोबस्त वाले कर रहे हैं, उनके वो बॉसेस तो उन्होंने पाकिस्तान। कहा जी आप इसके बाद जितनी मर्जी आप लिख के बॉक्सिंग करें या जो बोल के करें या जो करें वो आप जितनी मर्जी करें, लेकिन बस वो हाथ पैर नहीं इस तो मैंने कहा यार वो लोग जो है ना वो हाथ पैर से वो तो सीधी डंडे गोली की सरकार है वो तो अब तो उससे। सर वो बीमारी इंडिया तक फैल गई है, अब तो वहां नरेंद्र मोदी ने भी वहां बिल्कुल बिल्कुल, देखें ये हर जगह फैल रही है। और कमाल की बात मुझे ये मैंने देखा इतने 4-5 महीने में कि ये इतने बड़े बड़े पूरी वॉर जो थी ना ये ईरान और अमेरिका यूएस की ईरान की वॉर, वार। पूरी वॉर जब शुरू हुई तो मैं आउट ऑफ स्क्रीन हो गया और अभी तक आउट ऑफ स्क्रीन। तो ये पूरी वॉर मैं देखता रहा, कुछ कर नहीं सका। जी बिल्कुल सही। मगर उसमें मुझे नजर ये आया कि ऑब्जर्व ये मैंने किया, और कई दफा मेरा दिल चाहा कि मैं लिखूं कि जी ये हो क्या रहा है, इनको समझ क्यों नहीं आ रही है, इतने बड़े बड़े लीडर हैं ये, इनको समझ नहीं आ रही कि जी ये लड़ाई करेंगे तो इनका क्या नतीजा निकलेगा। और इसका नतीजा ये निकला कि जी जो जो हथियार ईरान के और जो हथियार उनके पास नहीं थे पहले, बिल्कुल। एक उनको सबसे बड़ा खतरा था कि जी कहीं ये न्यूक्लियर ना बना रहे, न्यूक्लियर 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 पे करते थे। वो न्यूक्लियर का बाप उनके हाथ में आ गया, उनकी गर्दन हाथ में आ गई, उन्होंने ये वो जब उनको मिल गया तो उन्होंने कहा मैं न्यूक्लियर की जरूरत ही नहीं है, और इधर से गर्दन दबा के बैठ गए। अब वो उनके मुसीबत पड़ी हुई है। जो पहले बिल्कुल आजादी थी हर चीज की, हर बिल्कुल। चीज खुली हुई थी, अब बिल्कुल। वो उस पोजीशन पे जाने के लिए इनको पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, और वो भी अभी भी मानते नहीं है। और वो उनको तो एक जिसे कहते हैं ट्रम्प कार्ड हाथ में आ गया उनके। जी। तो आप जितना मर्जी उनको मार ले, उन्होंने ट्रम्प कार्ड तो नहीं छोड़ना, उन्होंने तो एक ट्रम्प को अपने ही ट्रम्प कार्ड से उन्होंने बराबर करना है, और कर रहे हैं वो। बहरहाल ये कि ये तो चलेंगे, बात करते रहेंगे इस पे। पाकिस्तान के सर अंदरूनी मामलात पे, सियासत पे, एस्टेब्लिशमेंट की कारगुजारियों पे कल के प्रोग्राम में बात कर लेंगे। आज जी अमेरिका ईरान जंग की बात आपने छेड़ दिया, तो उसी पे सिर्फ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि इस सारी सूरत हाल में हमारा पाकिस्तान का, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का, मोस्ट फेवरेट फील्ड मार्शल का, और ये गुड गाय जिनको कहा जाता है शहबाज शरीफ देखिए, साहब का, ये इनके बात रोल बड़ी, को आप क्या कहते हैं? हाँ ये रोल जो था इनका बहुत इनको अच्छा मौका मिला था, लेकिन ये भी इन्होंने जाया कर दिया। ठीक। क्योंकि आखिर में अगर आप देखें अभी पिछले 1 महीना पहले कि ईरान ने भी नो कॉन्फिडेंस कर दिया कि जी हम आपके थ्रू बात नहीं करते। अमेरिका ने भी इनको छोड़ दिया। कोई अब वो मेरा ख्याल है 1 महीना हो गया जब से ट्रम्प साहब ने दोबारा अपने फेवरेट का नाम नहीं लिया उन्होंने, ना उनके वजीर आजम साहब का नाम लिया। वो अब वो कहते कतर करेगा जो भी कुछ करेगा, या वो सारा कुछ मामला लेके पाकिस्तान से चले गए। इस्लामाबाद का वो एमओयू का नाम रह गया, लेकिन ये कि बाकी इस्लामाबाद का अब कोई रोल नहीं है, और अब कोई इनसे पूछता भी नहीं है। और पहले भी रोल मेरा ख्याल में तो रोल कुछ था नहीं। वो जो बेवकूफ हमारे लोग बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, उन्होंने पहले दिन जो भंड किया था, आपको याद होगा कि जब बिल्कुल। वो उनका उन्होंने ट्वीट ट्वीट किया था एज इट प्राइम इज, मिनिस्टर साहब ने कट पेस्ट करके। कि जी हमने रिक्वेस्ट की है कि ट्रम्प साहब से कि आप ये ना करें, आप ये अटैक वटैक ना करें, और हमने उनकी रिक्वेस्ट को मान लिया है। यानी पाकिस्तान की रिक्वेस्ट को अमेरिका मान रहा है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये दिस इज ए ड्राफ्ट। तो वो भी भेज दिया उन्होंने, पकड़े गए वहां। उन्होंने कहा ये सब लिखा पड़ी है यार, ये तो इनके हाथ में कुछ नहीं है, जो ऊपर से कहते हैं वही कर रहे हैं। तो सब ईरान को भी पता चल गया, सबको पता चल गया। तो कोई इनका रोल था नहीं, बस एक दरमियान में जिसे हम कहते हैं ना मैसेंजर बॉय या कॉपी बॉय या चाय पिलाने वाला या जो करने वाला, वो वही रोल था।
उस पर बड़े खुश हो रहे थे, दुनिया भर में छलांगे लगा रहे थे कि जी हम ये कर रहे हैं, हम बड़े हो गए, हो गए। कोई फायदा नहीं हुआ, और अब बुरे हालात हो गए, फिर उससे भी ज्यादा बुरे हालात। आप सर मेरे प्रोग्राम पता नहीं आप देख रहे थे कि नहीं, मैं तो शुरू से कह रहा था कि ये कोयलों की दलाली में मुंह काला होगा, और अब मुंह तो बिल काला आखिर हो हुआ गया। ये कि बिल्कुल। ईरान के वजारत खारजा के तर्जमान है इस्माइल बकाई, जी। उनकी बाकायदा स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा है कि ये दरमियान में जो सालिस थे ये अमरीकी पिट्ठू निकले। बिल्कुल, अब वो इससे देखिए। ज्यादा और क्या इल्जाम आपने अपने सर लेना है कि आपको अमरीकी पिट्ठू करार दे दिया गया है। अब लेकिन देखें, ये एक तो बात ये, दूसरा आज आज मैं क्योंकि वॉच कर रहा था कि अब वो लड़ाई जो है ना, हरमुज से शुरू चली गई है, वो दूसरे रेड सी की बाबुल तरफ, बाबुल मंदब। बाबुल मंदर की तरफ। वहां पे जब ये मामला चला गया है तो दोनों तरफ से बंद होगा। और बिल्कुल। उन्होंने कहा है कि जी वो पाकिस्तानी फौज से कह रहे हैं कि जी आप ये यमन के ऊपर अटैक करो हमारी तरफ से। अब जाहिर है उनकी, सऊदी अरब से आपने डिफेंस एग्रीमेंट किया हुआ है, जी। तो आप उनकी तरफ से फिर लड़ेंगे। आप अगर यमन की तरफ आप उनसे लड़ने चले गए तो आपका तो बुरकस निकल जाएगा। यहाँ ईरान ने जरा सा आपकी तरफ मुंह देखा, दो चार मिसाइल इधर उधर आए, तो आपका तो बराबर हो जाएगा। ये नहीं, ईरान से अगर आपने लड़ाई ले ली या उनको खफा कर दिया, और उसका मतलब ही है अगर आपने वहां सऊदियों की तरफ से यमन की तरफ गए तो ईरान तो क्या है आपके हाथ से। तो ये किस चक्कर में फंस गए, ये तो जाके बिल्कुल और उल्टा गुंजलक बन गया इनके लिए कि निकले कैसे इससे। लेकिन इस सारे मामले को सर लीड तो हमारे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस बिल्कुल। आसिम मुनीर कर रहे हैं। तो बिल्कुल। उनके लिए तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा कि इस तरह की बड़ी लड़ाई में अगर पाकिस्तान को कूदना पड़ जाए तो वो कहेंगे कि ये जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान, ये वो पॉलिटिशियंस को सब साइड पे करें, और क्योंकि अब हम इस बड़ी जंग में कूद चुके हैं इसलिए अब अजीज हम वतनों, मैं अब पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेता हूँ और उधर भी लड़ूंगा, अंदर भी किसी को बोलने की पहले भी हिम्मत नहीं है, फिर बिल्कुल ही इनको सबको नजरबंद कर देंगे और टेक ओवर कर लेंगे। उनके लिए तो अच्छा, बहाना चाहिए उन्हें। फयाज साहब, आप खुद जरा सोचें कि जी आजकल और पिछले महीनों में इनमें से किसकी कितनी हिम्मत रही है जो जो ये कोई कह सके कि जी फील्ड मार्शल साहब आप ये गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, या ये वो सारा कुछ तो वही कर रहे हैं। कर भी वो है ना, सारी पावर्स भी उनके पास है। हर मीटिंग में वो बैठे होते हैं, चाहे वो अगर कोई सुथरा पंजाब की मीटिंग हो जिसमें सड़कें साफ करनी हो, वहां भी जाके वो बैठ जाते हैं। कर तो वो सारा कुछ रहे। अब इल्जाम, हाँ, फेलियर का इल्जाम अगर इनको देना है तो वो अलग बात है, लेकिन लोगों को पता है कि जी जो कर रहा है वही जिम्मेदार है। ये इन लोगों के बेचारे मरे मिस्कीन तो ये हैं, इनको क्या आप कहेंगे कि जी आपने ये इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसीज बनाई जो फेल हो गई, वो उन्होंने बनाई है। और आके बैठ जाए तो फिर तो गले में पूरा अब उन्होंने अपने खुद ही डाल लेना ना, अगर वो आके बैठ जाए खुद। और इसीलिए नहीं बैठ रहे कि जी वो पूरा का पूरा फिर जिम्मेदारी इन पे आती है। और फिर उसके अंदर से भी आवाजें आएंगी कि जी आप आके बैठ गए तो आपने किया क्या फिर। चलें ठीक है सर, आज बात यहाँ ही खत्म करते हैं, कल इंशाल्लाह बात करेंगे और उसमें फिर बिल्कुल। बाकी पॉलिटिकल करेक्टर्स, नॉन पॉलिटिकल करेक्टर्स, तमाम एक्टर्स की बात करेंगे। आज बहुत शुक्रिया आपका, आप वापस आ गए। आज यकीन माने ये खुशी का बहुत दिन है बहुत शुक्रिया, कि और आपकी आपके बहाली सारे सेहत के बाद। सारे आपके सुनने वाले देखने वालों को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत सलाम भी। और उन्होंने दुआएं की, बहुत मैं बड़ा मशहूर हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।